नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। स्यापा कोरोना का फिर से आ गया है। कोरोना जितना परेशान नहीं करता ना, उतना ज़्यादा कोरोना के आसपास के लोग परेशान करते हैं, कोरोना वाले परेशान करते हैं। सरकार का सिस्टम, मीडिया दिन रात डराएगा आपको। एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जो कोरोना में सेंसेशन है, इसलिए बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई, बहुत सारे पत्रकार लोग, मीडिया वाले हेडलाइन लगाएंगे, अखबार भर जाएगा और उसमें लिखा होगा पट जाएंगे अस्पताल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई कहेगा लाशों का अंबार लग जाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन साइंस कुछ और कहता है। कोविड का जो नया वेरिएंट आया ना, JN.1, ये क्या है? ये किस तरह की बीमारी है और इस बीमारी का साइंस के जरिए अगर देखा जाए तो बवाल क्या है, इसका इलाज क्या है और इस बीमारी को आने वाले समय में ये कितना डरने की बात है? क्या सचमुच डरने की बात है या बिल्कुल डरने की बात नहीं है? आज इसी पे बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। ओमिक्रॉन का नाम आपने बहुत सुना होगा। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसका एक पिरोला सब वेरिएंट था और उस सब वेरिएंट से निकला है JN.1। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अब एक वायरस मिलेगा तो नाम रख देंगे। ये क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन कैसे होता है? ये है RNA वायरस। जो RNA वायरस होते हैं, दरअसल हमारे गुणसूत्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। मनुष्य में DNA पाया जाता है। जो RNA आधारित संरचनाएं होती हैं, थोड़ा बोझिल लग रहा है, 10 सेकंड और लूंगा, उसके बाद मैं सरल वाले पे आ जाऊंगा। एकदम सरल, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आज RNA आधारित संरचनाएं होती हैं वो गुणसूत्रों की, वो स्थायी नहीं होती हैं, वो बहुत तेजी से बदलती हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको रबर की मोहर का एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि एक रबर की मोहर है, खट 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 ठप्पा लगा रहे हैं आप, बार बार डाकिया बाबू अपनी मोहर को मारते हैं, पैड पे, फिर मारते हैं चिट्ठी पे। इसी तरह से वो जो वायरस है उसको डुप्लीकेट वायरस बनता जा रहा है। एक वायरस से दूसरा पैदा हो रहा है। मनुष्य की तरह निषेचन करके, भ्रूण बन के तो बच्चे पैदा होते नहीं। वहां बच्चे पैदा होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उसी में से टूट टूट के बनते जा रहे हैं। और जब वायरस बनता है तो कोरोना वायरस का तो आपने देखा ही है, एक गुठली बेर जैसी होती है जिसके चारों तरफ से नोक 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 निकली होती हैं। अब वो जो नोक का जो ऊपर वाला टिप होता है वो आपके शरीर के संपर्क में आता है और शरीर के संपर्क में आने के बाद वायरस घुस जाता है हमारी कोशिका के अंदर। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, ये उसके भी अंदर घुस जाता है और वहां अंदर ये ज्यादा होके फिर निकलता है। इसीलिए इसको मार नहीं पाते। आप कैसे मारोगे? आपकी कोशिका के अंदर घुसा हुआ है। तो वायरस की ये समस्या है। तो क्या होता है, जो आगे वाला टिप होता है ना, जो टेंटिकल समझ लीजिए, या आप मोटे मोटे तौर पे देखें जो हुक होता है जिससे बेल चढ़ती है, उसी तरह से वायरस के अंदर आगे जो लगे होते हैं रिसेप्टर्स, वो आपके शरीर के संपर्क में आते हैं। आपके अंदर गया, वो आपके शरीर के संपर्क में आ गया, वहीं से वो अंदर सेल में चला गया, फिर सेल डिवीजन के साथ, जो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस डुप्लीकेट होने की प्रक्रिया में जो रिसेप्टर्स है ना, रबर की मोहर का डिजाइन बदल जाता है। दूसरे तरीके से समझें, वायरस है एक बड़ा गुंडा, अपराधी, और अपराधी हमारे इलाके में घुसा हुआ है। अब आपने पूरे इलाके में, पुलिस ने चिट्ठी मार दी कि ये अपराधी आपके घर में, गोले मोहल्ले में घुस रहा है और उसकी शक्ल ऐसी है। अब उस अपराधी, वो चिट्ठी क्या थी? वो टीका था जो आपको लगाया। अब गार्ड साहब के पास चिट्ठी आई, रख लिया उन्होंने उसको उठा के। हर आदमी की शक्ल थोड़ी मिलाएंगे। तो ये है टीका। लेकिन एक आदमी है जिसके ऊपर आकर वो हमला करके गया है। गेट पे जब वो गार्ड बैठा हुआ था तो ये अपराधी आया था और उसने उस पर हमला किया हुआ था।
गार्ड जिंदगी में इसको नहीं भूल सकता। लेकिन होता क्या है कि ये अपराधी ऐसा है जिसकी शक्ल बदल जाती है, कभी दाढ़ी बढ़ जाती है, कभी कान बड़ा हो जाता है, कभी नाक बड़ी हो जाती है, तो इसको पहचानना फिर से मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो वेरिएंट होते हैं कोरोना के, ये दरअसल वो बढ़ गई नाक है, टूट गया कान है, बहुत बारीक सी संरचना है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही रहता है। सैकड़ों हजारों वेरिएंट आते रहते हैं और समय समय के साथ आएंगे, और उनको भविष्य में वो कितना रूप बदल कर आएंगे, हो सकता है गर्दन उड़ जाए, क्योंकि एक बार वो टूट के दूसरा बन गया तो फिर उसके डुप्लीकेट जो होंगे वो टूटे हुए ही बनेंगे। एक बार अगर नाक का बन गया तो आगे से जितने भी बनेंगे उसके जो बच्चे होंगे या कह लें वो बगैर नाक के ही होंगे। आरएनए वायरस में ये होता है। फिर आगे जाके पता चला 50-100 जनरेशन के बाद में फिर कुछ टूट गया उसका, या फिर कुछ ज्यादा हो गया। तो ये होता है वेरिएंट। तो ये जो नया वाला आया है ये ओमिक्रॉन कहां से चला था? अल्फा से। अल्फा से चलते चलते क्या हुआ, डेल्टा हुआ, ये हुआ वो हुआ, करते करते अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था। ओमिक्रॉन जो है वो चूंकि नया नवेला था, तेजी से फैला। तो ये है एक वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन से निकला, यानी ओमिक्रॉन की टांग टूटी या नाक टूटी या कान टूटा और बन गया ये वाला नया वाला वेरिएंट। अब ये वेरिएंट आ गया है, केरल में मिल गया है, कई केसेस इसके आ रहे हैं। केसेस ज़्यादा आने का मतलब दो होते हैं। एक तो ये होता है कि भैया कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये दवा के जो है बहुत समय से लोग कोरोना भूल गए, उनको याद दिला दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे पूना वाला साहब हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो टीके बनाते हैं। उन्होंने अब ये नए वाले वेरिएंट का टीका रजिस्टर करने भेज दिया जल्दी से। वो तो पहले से एडवांस में टीके बना के रखते हैं, वो पहले भी बता चुके हैं इस बारे में। ये उन्होंने रजिस्टर करके भेज दिया, रजिस्टर करने भेज दिया। वायरस नहीं आएगा, पहले वो टीका बना लेते हैं, उनके वो सिस्टम है। तो अब क्या होगा, ये वायरस आया। अब ये वायरस जो नया वाला आया है ये खतरनाक है कि नहीं, इसको आप कैसे तय करेंगे? अभी तक की कहानी के हिसाब से आप इसको ऐसे तय करेंगे कि अगर इसको गार्ड साहब ने देखा हुआ है तो पकड़ के दबोच लेंगे, परिचित चेहरा है। अगर उसकी शक्ल ज्यादा बदल गई है, ज्यादा बदलाव आ गए हैं उसके चेहरे में, यानी वो जो उसके आगे लगे होते हैं, आगे रिसेप्टर्स जो शरीर में लगते हैं, उनमें ज्यादा बदलाव आ गया है तो शरीर उनको पहचान नहीं पाएगा। तो नए वेरिएंट जब आते हैं उनसे खतरा यही होता है कि जब आते हैं शरीर में तो शरीर उनको पहचान नहीं पाता। और जो आपने टीका बनाया है, टीके में शुरू वाले वेरिएंट की मरी हुई एक लाश डाल दी गई है। वो लाश शरीर के संपर्क में आती है और शरीर उसको पहचान लेता है। जैसे कि गार्ड साहब को आपने फोटो दे दिया, ऐसी शक्ल का आएगा। तब से वो 200 शक्लें बदल चुका है, 200 शक्लें बदल चुका है। तो अब वो टीके से जो पहचान करा दी गई है गार्ड साहब के फोटो से, वो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आप नहीं जानते हैं जब वो आएगा यहाँ पे आपके। लेकिन गार्ड साहब ने खुद देखा है तो पहचान लेंगे। तो यहां बात आती है एक इम्यूनिटी जो टीके से आई, दूसरी इम्यूनिटी जो आपके शरीर के अपनी लर्निंग से आई। मेरे अंदर अगर वायरस आया, घुसा मुंह में, गर्दन में, उसका मुकाबला कर रही हैं हमारी सेल्स, हमारा डिफेंस सिस्टम। फटाफट उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स रख ली जा रही हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, और उसको प्रिजर्व कर लिया। अगली बार उससे मिलता जुलता भी कुछ आएगा, खट से अटैक करके खत्म। यही काम टीके से करने की कोशिश की जाती है, लेकिन टीके में आपने एक पुराना वेरिएंट डाल के कर रखा है। और दोनों ही केस में जब तक थोड़ी सी भी शक्ल नए नए वेरिएंट की पुराने वाले से मिलती रहेगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता न को। एक बार को टीके की वजह से पहचान फेल हो सकती है, फोटो से पहचानने में गार्ड साहब गलती कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर में लोगों को आ गया, अब आ गया क्या, भारत में कम्युनिटी हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो बहुत पहले आ चुकी है। जो हमारे देश में सर्वे होते हैं, उन सर्वे के बीच में अलग अलग जगहों पर
जो उनके सीरोलॉजिकल सर्वे होते हैं उसमें लोगों के शरीर की जांच की गई तो 99%, 90%, 100% लोगों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज़ मिली, यानी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किए गए स्पेशल सिपाही जो जानते हैं कोरोना को पकड़ के जबोच लेते हैं। और टीका तो आपने लगाया हुआ है, तो टीका पहचाने ना पहचाने आपका शितुका है। आप कहेंगे इतना सारा कैसे पता चल गया सारे शरीर को? इसलिए पता चल गया कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन आया था, उसने वहां पर जाके कुदरत ने टीका लगाया, वो कुदरत का टीका लगाया। हर आदमी को जा जाके वायरस पहुंच रहा था, हर आदमी के अंदर वायरस पहुंच रहा था, लोग मरे बहुत, लेकिन सबका शरीर वायरस से परिचित हो गया। तो आज की तारीख में जब ये नया वाला रंगरूट आया है तो कैसे डरने की जरूरत है? अगर ये टीके को चकमा दे सकता है और अगर ये शरीर को चकमा दे सकता है तो डरने की जरूरत है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी टीके का बूस्टर लगा दीजिए, जिस टीके को सारा शरीर पहले से जानता है, सबके पास फोटो रखा हुआ है, बूस्टर लगा दीजिए। बात चल रही है, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। क्या बूस्टर वही पुराने वाले वेरिएंट की शक्ल दिखाने से, उसी का फोटो दिखाने से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। नया कोई टीका तो आया नहीं है। अभी कुछ वेस्ट में, यूरोप में कुछ लोगों ने बना दिए नए वेरिएंट के, लेकिन इस वाले वेरिएंट का तो आया नहीं है। तो इतनी टीके को लेकर अफरा तफरी क्यों है, भाग दौड़ क्यों है? पहली चीज। दूसरा, हम सबका शरीर कोरोना वायरस से परिचित है। अब उसके कितने भी रूप आ जाएं, हम उसको पहचान लेंगे। अभी तक 25, 50, 100 तो आ चुके हैं और शरीर ने सबका मुकाबला किया है। तो ऐसे में ये मानना कि भैया बहुत खतरे की बात है, अस्पताल भर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको अभी आप भूल जाइए। माना कि मानव शरीर के लिए ये वायरस नया है, 3-4 साल पहले ये इंसानों के संपर्क में आया है, लेकिन मानव शरीर की अलग अलग और नए नए पुराने वायरस को हैंडल करने की जो क्षमता है वो हजारों साल पुरानी है। इवोल्यूशन के टाइम से, जब आदमी होमोसेपियन था, जब बंदर था, तब से लगातार नए नए वायरस आते जा रहे हैं, शरीर उनसे परिचित होता जा रहा है, उनका मुकाबला करता आ रहा है और इस वायरस से भी परिचय हो गया है। और धरती पर यह अकेला आरएनए वायरस नहीं है, जितने भी आरएनए वायरस हैं वो आते हैं, रूप बदल कर आते हैं और नए नए, वो अपने आप ही रूप बदल के, वो अभिशप्त हैं ऐसा करने के लिए, आते हैं दुनिया भर में, मेरे आपके सबके शरीरों के संपर्क में आते हैं, आते चले जा रहे हैं, पहचानता रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम नष्ट करता रहता है, वरना आदमी एक दिन जिंदा ना रहे। एक दिन इतने वायरस बैक्टीरिया हैं एनवायरनमेंट में, अगर हमारे सिस्टम के पास में उसका पूरा डाटाबेस ना हो, हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम के पास में, तो कभी कभी मार दें आदमी को। अब इसमें ये नया वाला आ गया है डाटाबेस में, इसका भी पहचान लिया है, तो वैज्ञानिकों को थोड़ा लग रहा है ये नया है यार, अभी क्या पता उस तरह से शरीर को पता है कि, तो निगरानी करो, डेटा निकालो। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए वैज्ञानिकों को? अब इस पे आ गए हैं वैज्ञानिक, जो मैं शुरू से कह रहा था, लॉकडाउन लगा रहे हो, बड़े बड़े बंद करो ना, बड़े बड़े संस्थान जो सेंट्रली एयर कंडीशन है, कंपनियां बड़े बड़े, क्योंकि असल दिक्कत क्लोज एनवायरनमेंट में है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? निचोड़ की बात है, क्या हमारे लिए डरने की बात है? मेरी राय यह है कि जो वायरस है उससे हमारा शरीर परिचित है, हम सब जानते हैं कि ये वायरस क्या है, और हमारा शरीर के अंदर जैसे ही ये वायरस आएगा, हमारा शरीर उसको पहचानने में सक्षम है। हमारे शरीर के पास इस वायरस का अनुभव है। माना कि ये नया वायरस है, लेकिन नया वायरस है तो इसके म्यूटेशन भी तो कम हुए हैं ना। ये 1000 साल पुराना वायरस हो जाएगा तो इसकी कितनी शक्ल बदल जाएगी, आप सोचिए। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो वायरस है ये नया है इसलिए खतरनाक है? इसका एक परिभाषा ये भी हो सकती है, कम खतरनाक है। तो ये जो वायरस है, इससे हमारा शरीर कुदरती तौर पे सक्षम है। हमको कुदरत का टीका लगाया है डेल्टा वेरिएंट ने, हम सबके शरीर को परिचित कराया। और एक बार वायरस आदमी के शरीर के अंदर जाता है ना नेचुरल तरीके से, एक तो जिंदा वायरस अटैक कर रहा है, और वो वायरस 10 जगह पे हमारे शरीर पे उससे मुकाबला होता है इम्यून सिस्टम का। वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाता है कि ये वायरस क्या है, कैसा है और उसको कैसे मारना है। टीके में एक मरा हुआ वायरस का टुकड़ा होता है आपके अंदर,
हो सकता है उस टुकड़े को देखकर शरीर आपका चूक कर जाए, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी नहीं चूक सकती। इसलिए जो आपको कहता है ना अस्पताल भर जाएंगे, ये हो जाएगा, पैनिक में मत आइए। जो आपको कहता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पैनिक में मत आइए। सरकार आपसे ज़्यादा पहले से पैनिक में है। ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही टेस्टिंग वेस्टिंग सब डाटा कलेक्शन हो रहा है। हज़ारों वायरस है, सबका तो नहीं होता। हर साल लोग वायरस से मरते हैं, कई तरह के वायरस से मरते हैं, डेंगू से मरते हैं, उनका तो इस तरह से टेस्ट नहीं होता। गली गली मोहल्ले मोहल्ले नया वायरस था, उस वक्त समझ में आता था। तो इसलिए तनाव में मत आइए, सरकार पहले ही तनाव में है और आप तनाव में आएंगे तो आपके तनाव और आपके पैनिक का फायदा लालची, मुनाफाखोर व्यापारी और फार्मा लॉबी उठाएंगे। वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो आपको कहेंगे वही पुराना वाला फोटो एक बार और देख लो, यानी एक टीका पोस्टर लगवा लो पुराने वाले का। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो अच्छी तरह से एडवाइस जो आती है उस पर ध्यान दीजिए, उसका असेसमेंट कीजिए। आपके सबके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं। सरकार को अगर करना ही है ना तो ये काम कर ले कि रैंडमली दोबारा से सीरो सर्वे कर ले, सबके शरीर के अंदर देख ले एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं कोरोना को लेकर, पहली चीज़। दूसरा, अब तो ये भी कंपेयर करना चाहिए कि वैक्सीन को लेकर जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसका, या नेचुरल इन्फेक्शन वालों, जो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यून हुए थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, कहाँ पे ज़्यादा असर हो रहा है, उनके ऊपर हो रहा है या उनके ऊपर है। यानी कुल मिला के जिसने वैक्सीन नहीं ली है कहीं वो ज़्यादा सेफ तो नहीं। अब तो सरकार को पता लगाना चाहिए। और जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, वैक्सीन के खिलाफ थे, अब लगता है एक ब्लेसिंग डिस्गाइज हो गया। कम से कम उन लोगों का आपका सैंपल है जिसके आधार पर आप परख सकते हैं कि भाई इस आदमी ने वैक्सीन नहीं ली थी, इसके ऊपर नया वेरिएंट असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, इसने वैक्सीन ली थी इसके ऊपर असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, किस पे ज़्यादा असर डाल रहा है। तो एक आपके पास में पिक्चर क्लियर होगी, तो उसके आधार पर आगे का रास्ता आप चुन लीजिए। लेकिन इतना पक्का है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अस्पताल भर जाएंगे, अब वो सीन नहीं आएगा। डेल्टा वेरिएंट एक बार ऐसा कर चुका है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए पैनिक में मत आइए। केसेस आएंगे, कुछ संख्या बढ़ेगी, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वायरस क्या लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा पा रहा है? वो जिंदा वायरस है या मरा वायरस है? शरीर के इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को खत्म कर दिया है या नहीं किया? वो आतंकवादी है, आतंकवादी की लाश है, ये प्रश्न रह जाएगा। तो इसलिए जो भी स्थिति है, जैसा भी है, इस समय पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मन शांत रखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि अफरा तफरी समाज में रोकने से थोड़ा सा चीज़ें ठीक रहेंगी। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अफरा तफरी को रोके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो, थोड़ा कहे को ज़्यादा समझना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।